Good evening, friends. Welcome back, all of you. Once again, I am going to deliver a well lecture about money market and banking system of especially इंडिया। और ये सेक्शन हिंदी में होगा। मैं बीच बीच में इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल भी करूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में और लगातार इसको देखिए। चलिए मनी मार्केट के बारे में समझते हैं। देखिए क्या है ये मनी मार्केट। मनी मार्केट मनी मार्केट का सीधा सा मतलब है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि फिनंशियल मार्केट क्या होता है, क्योंकि मनी मार्केट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिनंशियल मार्केट। तो जनरली हम लोग फिनंशियल मार्केट को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। एक होता है मनी मार्केट MM और दूसरा होता है CM कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की बात करें तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पर जो मौद्रिक और जो वित्तीय परिसंपत्तियाँ होती हैं उनका शॉर्ट टर्म में लेन देन क्रय विक्रय होता है। और रिजर्व बैंक के द्वारा इसको एक तरह से RBI जो है इसका क्या है, रेगुलेटर है। RBI इज़ द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट। ओके। और मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो RBI करता है। ओके ओके। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि मनी मार्केट जो है वो थोड़ा सा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, RBI कंट्रोल करता है। और ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है। ऑर्गेनाइज, ओके, और नॉन ऑर्गेनाइज। ओके, दैट वुड बी ऑर्गेनाइज, दैट वुड बी नॉन ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, जितने भी अब बैंक है, चाहे वो RBI के कंट्रोल में आते हों ना आते हों, लेकिन कुछ जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे साहूकार लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वही लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे लोग मनी। ये मनी क्या है? जनरली आप इसको कह सकते हैं कि ये एक्सचेंज जो हम लोग करते हैं, एक्सचेंज का एक कह सकते हैं माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसके माध्यम से आपके परचेजिंग पावर PP से भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि इससे आपकी परचेजिंग पावर दिखता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मतलब मनी जो मनी को बनाता है, मतलब मनी समझ लीजिए वही है जिससे मनी क्रिएट होता है। मनी मनी का कार्य करता है। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे। विनिमय का माध्यम, अब हम इसके फंक्शन को पढ़ते हैं कि आखिर इसका क्या क्या फंक्शंस है। ओके, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी। तो सबसे पहली बात कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, MOV। मुद्रा वास्तव में सभी वस्तु और जो आप सेवाएं इस्तेमाल करते हैं आप उसको बता सकते हैं कि कितना दाम है इसका। तो एक तरह से आप कहीं ना कहीं उसको मनी से एक तरह से डिनोट करते हैं। ओके। इसके अलावा एक्सचेंज का माध्यम जो बताया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो आप चाहे तो बाद में जो आप बोलेंगे कि हमको कल देना है, परसों देना है या कभी और देना है, तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो पेमेंट है आप उसको डिले कर सकते हैं, पेमेंट को स्थगित कर सकते हैं, पेमेंट को बाद में दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। ओके, ये भी है। मूल्य का संचय, आई मीन कहीं ना कहीं स्टोरेज ऑफ मनी, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आप स्टोर भी कर सकते हैं कहीं कहीं। आपका अगर जितना धन है, धन का जितना आपका संचय होगा, जितना स्टोरेज होगा, इससे आपके मूल्य का मतलब कहीं ना कहीं पावर दिखेगा। तो वो कैसे दिखेगा, तो पैसे से दिखता है, मनी से दिखता है। ट्रांसफ़र का तो बताइए दिए। और इससे सबसे बात है क्रेडिट। ये क्रेडिट का बेस है। ओके, बेस मतलब एक आधार है कि आपके पास आपकी कोई क्रेडिट है कि नहीं, ठीक है। मुद्रा के अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मुद्रा।
टाइप्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ देश में एक तो प्रॉपर मनी, दूसरा है लीगल टेंडर जिसको वैधानिक कहते हैं। तो प्रॉपर क्या है, पहले ये समझिए। प्रॉपर का सीधा सा मतलब होता है कि जिसके माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय आसानी से किया जा सकता है, लेन देन हम कर सकते हैं, उसको उसमें प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। और लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जिसे आप लेने से मना नहीं कर सकते। अगर आप लेने से इसको मना करते हैं, कोई चीज़ को अगर कोई खरीदता है या क्रय विक्रय होता है तो उसके माध्यम से अगर किसी चीज़ का आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा विद द लीगल टेंडर के रूप में। ओके। टोकन मनी भी होता है। टोकन मनी, टोकन मनी सीधा सा मतलब है सांकेतिक मुद्रा जिसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब इसका जो धात्विक मूल्य होता है उसके अंकित मूल्य से कम होता है। जैसे कि सपोज भारत का जो सिक्का है जिस धातु का बना है, अगर 10 रुपये का सिक्का है तो 10 रुपये का सिक्का एक तरह से टोकन मनी है, क्योंकि उसका जो वास्तविक मूल्य है उस सिक्के उसके धात्विक प्राइस से तो ज़्यादा है ना, तो उसको टोकन मनी कहते हैं। स्टैंडर्ड मनी क्या होता है? स्टैंडर्ड मनी, स्टैंडर्ड मनी का सीधा सा मतलब है कि जस्ट अपोजिट टू द टोकन मनी। मतलब इसमें क्या होता है, सिक्के का जो वास्तविक और अंकित मूल्य जो होता है, मतलब जो मार्केट प्राइस होता है और जो उसका टोकन मनी होता है, दोनों उसके वैल्यू बराबर होते हैं। तो इसको कह सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मनी। इसके अलावा प्लास्टिक मनी भी होता है। प्लास्टिक मनी सीधा सीधा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है, प्लास्टिक मनी है। ओके। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है जिसके संबंध में पूछा जाता है वो है हॉट मनी। हॉट मनी क्या है? देखिए, हॉट मनी का सीधा सा मतलब होता है जो बहुत तेज़ी से शीघ्र ही पलायन कर जाए। मतलब बहुत तेज़ी से इसके मतलब लाभ लेने के लिए लोग इस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। जैसे कि शेयर बाज़ार में जो विदेशी मुद्राएं लगाई जाती है वो हॉट मनी कहलाती है, क्योंकि जितने भी FII में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ अवधि के लिए होता है। इसके अलावा जो ETF में आप जो इन्वेस्ट कीजिएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, वो सब हॉट मनी के कैटेगरी में आया, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से स्केप कर जाता है, बहुत तेज़ी से इसका मतलब डिमांड बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हॉट मनी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, हॉट मनी सिंपल सा बात है, मतलब आप कह सकते हैं शेयर बाज़ार में जो आप पैसा लगाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसमें आप जो पैसा लगाते हैं, जिसमें कि मतलब इन्वेस्ट करने से आपको अल्पकाल में लाभ चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको अगर लाभ चाहिए तो आप हॉट मनी में इन्वेस्ट कीजिए। इसके जस्ट कन्फ्यूजिंग होता है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी, ये हार्ड करेंसी क्या है? हार्ड करेंसी का मतलब होता है जिसकी विश्व स्तर पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, मतलब डिमांडेड हो, एक्सेप्टेंस हो, स्वीकृति ज़्यादा हो। ओके, वैसे कहते हैं, मतलब कह सकते हैं आप इस तरह से भी कि इसका डिमांड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है सप्लाई। जब ऐसे मुद्रा जिसकी डिमांड उसके सप्लाई से ज़्यादा हो तो हम लोग उसको कहते हैं हार्ड करेंसी। जैसे इसके अपोजिट होता है सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी, तो सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? अगर इसका डिमांड लेस देन हो इसके सप्लाई से, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, विश्व बाज़ार में इसकी कोई खास मतलब प्रतिष्ठा नहीं है, साख नहीं है, क्रेडिट नहीं है, इसमें मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, इसके मतलब वैल्यू आसानी से मतलब डी वैल्यूड किए जा सकते हैं, डेप्रिसिएट हो जाता है, ठीक है।
दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट करेंसी। एक होता है पेपर मनी। पेपर मनी पेपर मनी का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि कागजी मुद्रा, मतलब शॉर्ट में कहे तो नोट जितने का मूल्य है, जो लिखित उसमें आप लिखा ना, तो धारक को मैं 100 रुपये, एक केंद्र बैंक से जो आरबीआई है कहता है ना कि मैं धारक को 10 रुपया 100 रुपया जो भी हो, मतलब इसमें एक ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कागजी मुद्रा में जो जो इसका एक्सटेंसिव वैल्यू होता है, उसके आंतरिक मूल्य बहुत कम होता है। इसका मतलब कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब 100 रुपया का नोट है तो इसका कोई एक्सटेंसिव वैल्यू तो नहीं है, लेकिन अगर वही 1 ग्राम सोना है तो इसका एक्सटेंसिव वैल्यू है। तो उसी को आप समझ सकते हैं कि कागजी मुद्रा, इसको फिएट मनी भी कह सकते हैं आप, ओके। फिएट मनी हो गया, फिएट करेंसी। अब आते हैं हम लोग आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई, सबसे पहली बात, प्रत्येक देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है और इसका ओवरऑल सबसे ज़्यादा बड़ा जो मकसद होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ओवरऑल आरबीआई। आरबीआई का जो रोल होता है, सबसे पहले वो मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम लोग कह सकते हैं मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन और समस्त जो बैंकिंग प्रणाली है, जो समस्त बैंकिंग क्रियाकलाप है, उसको मैनेज करना, यही है आरबीआई का सबसे पहला काम। तो इसका हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको पता होगा 1926 में एक कमीशन बनाया था, हिल्टन कमीशन, ठीक है। हिल्टन कमीशन याद रखिएगा। हिल्टन कमीशन के तहत इसको एक तरह से गठित करने की कोशिश की गई थी और फाइनली जाके आगे चल के एक एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट, ठीक है, 1934 आरबीआई एक्ट, भारत, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था। तो भारत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसको शुरुआत में निजी लोगों ने शुरुआत किया था, ठीक है, निजी बैंक था शुरुआत में। आगे चल के 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का सीधा सा मतलब है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब वो पूरी से पूरी तरह भारत सरकार के अधीन आ गई, मतलब उसमें जो स्टेक है अभी भी भारत सरकार का स्टेक 100% है, आपको पता ही होगा। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। 1 रुपया का नोट, 1 रुपी, ठीक है, नोट हो या फिर सिक्का, ठीक है, सिक्का, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो करेंसी है उसका प्रिंटिंग करने का, उसको छापने का अधिकार केवल और केवल आरबीआई के पास है, ओके। इसके साथ एक कंसेप्ट होता है न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली का सीधा सा मतलब है मिनिमम रिजर्व प्रोसेस। मतलब अगर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को अगर प्रिंटिंग करना है, पैसा छापना है, तो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कुल लगभग समझ लीजिए 200 करोड़ रुपया का, 200 करोड़ रुपया, जिसमें से 115 करोड़ का इसको सोना, गोल्ड, और बाकी जो 85 करोड़ है उसमें फॉरेन करेंसी, एफसी के रूप में इसको रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास, तभी वो प्रिंटिंग कर सकता है अनगिनत, इन्फिनाइट। अब आते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई, क्या क्या इसके काम है। तो सबसे पहली बात, नंबर 1 पे जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति, उसका संचालक होता है, मौद्रिक नीति का संचालक, ओके। क्या है इसका मतलब, मौद्रिक नीतियाँ मतलब सीधी सी बात है कि प्राइस स्टेबल रहे, विकास और प्राइस के बीच थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो डेवलपमेंट वर्सेस
इन्फ्लेशन, ये दोनों हमेशा दुविधा वाली स्थिति रही है। तो इसी दोनों के बीच प्राइस स्टेबिलिटी को बनाकर, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर और नकदी की पर्याप्त मात्रा को सुनिश्चित करते हुए, मतलब करेंसी भी, मतलब बाज़ार में तरलता भी बेहतर रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, जीडीपी ग्रोथ रेट भी हो, तो ये सब का मेंटेन का पहला काम है। दूसरा काम है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट नियंत्रण, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल। कंट्रोल देखिए, ये साख को सृजित नहीं करता है। आरबीआई का काम साख का सृजन करना नहीं है, क्रेडिट डेवलपमेंट करना नहीं है, बल्कि क्रेडिट जो डेवलप हो गया है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, उसको नियंत्रित करना है। बाकी जो वाणिज्य बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, उसका काम है साख का मतलब निर्माण करना, मतलब क्रेडिट को फैलाना, ठीक है, क्रेडिट को देना। क्रेडिट का मतलब होता है एक तरह से उधार, सोच लीजिए। बैंक का ओवरऑल काम ही क्या होता है? लेना देना। अधिक पूंजी वाले लोगों से पैसा लेगा, गरीब लोगों को बांटेगा, उसके बीच में जो ब्याज होगा वो उससे उसका फंक्शन चलेगा। तो साख का नियंत्रण। तीसरा रोल बताएं आरबीआई की, तो एक करेंसी जो होता है उसका ये इशूअर होता है, इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है, करेंसी इशूअर मतलब ये करेंसी को जारी करता, जानते ही आप, बताया जा चुका है कि 1 रुपये के नोट और 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर बाकी सभी नोट को जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। चौथा बात बताएं तो बैंकों का बैंकर है ये, बैंकों का बैंकर, बैंकों का बैंक, ओके, मतलब बैंक्स ऑफ बैंक्स कर सकते हैं। ये सभी बैंकों का बाप है, मालिक है, अंतिम उधारदाता है, ठीक है, लास्ट रिसोर्ट जिसको कह सकते हैं। जो यूपीएससी ने पूछा था लास्ट रिसोर्ट का क्या मतलब होता है, कि जितनी भी अनुसूचित शेड्यूल्ड कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं और शेड्यूल्ड बैंक है, नॉट कॉमर्शियल बल्कि ऑल भी शेड्यूल्ड जो बैंक्स हैं, उनको मतलब अंतिम रूप में अगर किसी दुविधा स्थिति में मनी की रिक्वायरमेंट हो तो उसकी पूर्ति आरबीआई कर देता है। इसके अलावा अगर बताएं तो पांचवा काम के रूप में देखिए, आरबीआई का रोल जो है वो एक तरह से वित्त व्यवस्था को रेगुलेट करना भी है, और बैंकिंग और वित्त व्यवस्था बेहतर चल पाए, वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण रखा जा सके, परिसंपत्तियों की जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज किया जाए, कितना शाखा हो बैंकों का, कितना ब्रांच खुले, बैंकों को लाइसेंस कैसे दिया जाए, किन्हें दिया जाए, ये सब काम एक तरह से बैंकिंग और इसके जो इससे जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उसको करने का काम करता है। उसके बाद सरकार का बैंक कौन होता है? सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर है ये, क्योंकि आप लोगों का बैंकर तो बैंक है, लेकिन सरकार, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके लिए जो बैंकर होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो खाते का जो मैनेजमेंट करता है, दैट इज़ आरबीआई। इसलिए आरबीआई को सरकार के बैंकर के रूप में, उसके एजेंट के रूप में, उसके सलाहकार के रूप में, मतलब उसको प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन एफसी, फॉरेन करेंसी, उसका भंडारण जो होता है, जिसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, जो अभी लगभग लगभग 650 से ज़्यादा हो चुका है, 660 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर, ठीक है, हो चुका है। तो इसका मैनेज कौन करेगा? भंडारण का मैनेजमेंट कब करेगा, कितना बढ़ाना है, कितना रखना है, ताकि बैलेंस ऑफ क्राइसिस जैसी स्थिति जो होती थी, या बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आपने सुना होगा, वैसी स्थिति ना आ पाए या अधिक भी ना हो जाए, कितना बैंकों के पास रखना चाहिए, इसका मैनेजमेंट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन की बात करते हैं अब। उसके बाद जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज मतलब सपोज अभी आपको पता होगा 70 रुपया इक्वल टू या 73 रुपया या 75 रुपया जो भी हो, $1 के जो बराबर रखा गया है। ये जो एक्सचेंज सिस्टम होता है, मतलब एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करने के लिए जो एक मानदंड होता है, जो एक मतलब कह सकते हैं कि ये काम जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है, आरबीआई को दिया गया है। और फाइनली अगर कहें तो डेवलपमेंट का सारा काम, जिसको हम लोग फिनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं, वो भी काम करता है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का निर्धारण करना, नाबार्ड है, और भी बहुत सारे वित्तीय विकास बैंक है, उसकी स्थापना, उसका रेगुलेशन सब ही करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे
मौद्रिक नीति के उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसके तहत आप क्या क्या पढ़िएगा? तो इसके तहत आप दो प्रकार का, एक है क्वालिटेटिव, ठीक है, दूसरा है क्वांटिटेटिव। ये गुणवत्ता है और एक है मात्रात्मक, मात्रा से। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मात्रात्मक, जिसमें सभी प्रकार के जो रेट्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक की। तो जिसमें कि हम लोग को पढ़ना होगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा केस रिजर्व रेशियो CRR, SLR, इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट। ये सब के सब क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स है, जिसके माध्यम से RBI एक तरह से लिक्विडिटी को मैनेज करता है बाजार में, ठीक है। साख का नियंत्रण, हाउ टू क्रेडिट कंट्रोल with the help of quantitative tools that would be explained in this video, but with little discussion। तो सबसे पहले आप समझिए, इसमें ओवरऑल मुद्रा कितना बाजार में होना चाहिए, मतलब करेंसी आपूर्ति, करेंसी कितना हो कि इन्फ्लेशन से इसका जो मतलब है, रिलेशन है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। मुद्रा और इन्फ्लेशन के बीच जो गहरा संबंध है, उसमें ही मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहला आता है बैंक रेट। बैंक रेट, देखिए, बैंक रेट का सीधा मतलब होता है कि 1934 का जो एक्ट है, 1934 का जो एक्ट अभी बताया गया, RBI एक्ट 1934, उसमें बैंक रेट को ऐसे डिफाइन किया है कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए, ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय अवधि के लिए, दीर्घकालिक जो ऋण होता है, उसमें व्यापारिक बैंकों को प्रदान किया था, जिस दर पर, ठीक है, जिस रेट पर RBI जो है व्यापारिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए उधार देता है, उस ब्याज दर को बैंक रेट कहा जाता है, ठीक है। अभी इस सब के बारे में बताया जाए कि इसके प्रभाव क्या है, पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है। उसके बाद आप पढ़ेंगे रेपो रेट, रेपो रेट, RR। अभी अभी बताया गया कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म अवधि के लिए होता है, उधार लेने का एक तरीका है। जितने भी जो 1934 एक्ट के तहत बनाए गए थे, जितने भी जो बैंक हैं, वो RBI के पास चाहे तो लंबी अवधि के लिए बैंक रेट के माध्यम से लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना हो, छोटी अवधि के लिए, तो एक रात के लिए अगर लेना हो तो कोलेटरल जमा कीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा कीजिए, और जिस रेट पर आपको RBI बैंकों को ऋण देती है, उधार देती है, कोलेटरल को जमा करने के पश्चात, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म अवधि के लिए होता है, ओके। इसके जस्ट अपोजिट जो होता है रिवर्स रेपो रेट होता है। मतलब होता क्या है कि अगर मानते सब बैंकों के पास ढेर सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा जमा हो गया, और ये जो बैंक है, बहुत सारे जो बैंक है RBI से सस्ते में लोन ना बांट के ये RBI के पास जमा रखना चाहता है। तो RBI देख रहा है कि बाज़ार में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको सोखना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको एब्जॉर्ब करना है। तो RBI
एक मतलब एक तरह से जिस रेट पर बैंकों के द्वारा जमा किया गया जो मनी है उस पर एक इंटरेस्ट चा देती है, उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो रिवर्स रेपो रेट के तहत क्या होता है, बैंकों के जो ढेर सारे करेंसी है या फिर कह सकते हैं जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, अब आते हैं केस रिजर्व रेशियो CRR के बारे में। देखिए, केस रिजर्व रेशियो का सीधा सा मतलब होता है प्रत्येक बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी NDTL का 4%, एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास गिरवी रखना पड़ता है, जमा रखना पड़ता है, जिस पे RBI उसको ब्याज नहीं देती है। अब बोल रहे हैं क्यों रखना पड़ेगा, तो कहीं ना कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से अगर मतलब सपोज ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाए कि बैंकों का लिक्विडिटी शॉक हो जाए तो बैंक विपरीत परिस्थिति में CRR जो एक तरह से RBI को जमा करता है वो एक तरह से हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे CRR में जमा किया गया राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज RBI बैंकों को नहीं देती है, और 4% अभी जो है उसको बढ़ा दिया गया, CRR को 4.25 कर दिया गया है। और ये CRR जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये बदल भी सकता है। एक होता है SLR, जिसको हम लोग स्टेटूटोरी, ठीक है, स्टेटूटोरी या स्टैट्यूटरी बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, सांविधिक तरलता अनुपात जिसको कहा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब वही फिर से वही बात है, NDTL का ही मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ का एक निश्चित प्रतिशत बैंकों को अपने पास नगद के रूप में नहीं, नगद के अलावा चाहे तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, सोना में, या फिर जो और भी तरीके हैं जिसके मदद मतलब जो RBI निर्धारित करता है उसको अपने पास आप रख सकते हैं। वहाँ पर क्या होता था CRR में आपको अपने पास नहीं बल्कि RBI के पास केवल और केवल नगद के रूप में रखना पड़ता था, और उसमें उसको किसी प्रकार का, ठीक है, चार्ज नहीं मिलता था। यहाँ पर आपके पास एक विकल्प है SLR के रूप में, SLR के रूप में बैंकों के पास विकल्प है कि वो अपने पास रखे गए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, चूँकि उसकी कीमत उस पे जो एक इंटरेस्ट रेट मिलता है वो तो मिल सकता है, तो SLR में किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ तो कमाया जा सकता है, लेकिन CRR में नहीं कमा सकता है। तो सीधी सी बात है कि अपने पास सोना के रूप में अल्पकालीन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके रूप में आपको कुछ ना कुछ तो एक निश्चित प्रतिशत जो 18% हो सकता है उसको रखना पड़ता है अपने पास। उसके बाद आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का सीधा सा मतलब होता है RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का या तो सेल करेगी या फिर परचेज करेगी। सेलिंग और परचेजिंग साइमल्टेनियसली एक साथ या तो सेल भी कर सकती है या फिर परचेज भी कर सकती है, या तो दोनों ही कर सकती है, एक साथ दोनों भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसमें मतलब ओवरऑल समझ लीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के समय क्या होता है, RBI जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को खुद या फिर ट्रेजरी बिल्स को या और भी जो डेटेड सिक्योरिटीज होती है उनको क्रय विक्रय करती है। तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि RBI बाज़ार में जाती है और बेचती है, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक तरह से केंद्र बैंक और RBI के बीच एक तरह से समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है कि ये आसानी से किया जा सके। तो ये है, इसके संबंध में एक न्यू कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का स्पेशल टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन है
जिसमें आरबीआई क्या होती है, एक साथ दोनों क्रिया करती है साइमल्टेनियसली, खरीदती भी है और बेचती भी है। लेकिन अंतर क्या है कि जब वो सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो लंबी अवधि के लिए करती है, शॉर्ट अवधि के लिए। ध्यान सोच लीजिए, जब वो सेल करेगी तो शॉर्ट अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, तब वो अवधि लॉन्ग होगा, लंबी अवधि के लिए परचेज कर लेगी, ठीक है। और इसकी शुरुआत ऐसा नहीं है कि ये भारत में पहली बार हुआ है। जी हाँ, भारत में पहली बार हुआ है, लेकिन अमेरिका में बहुत पहले 1961 में ही एक तरह से कह सकते हैं कि आप इसको मॉनेटरी टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे चल के हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इसके क्वालिटेटिव मेजर्स को भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।